नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन पर हमले के खिलाफ पेश किए गए प्रस्ताव के समर्थन में 15 में से 11 सदस्य देशों ने वोट किया, लेकिन रूस ने वीटो का इस्तेमाल करते हुए प्रस्ताव को रोक दिया। इधर भारत, चीन और यूएई ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। यूक्रेन में रूसी आक्रमण की निंदा करने वाले प्रस्ताव पर मतदान करने के लिए यूएनएससी का आपातकालीन सत्र चल रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत और चीन ने यूक्रेन पर रूस की तरफ से किए गए आक्रमण की निंदा की है, लेकिन सुरक्षा परिषद में वोटिंग करने से परहेज किया। चीन और भारत दोनों ने वोट करने से परहेज किया है। यूक्रेन पर यूएनएससी की बैठक में यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा है कि यूक्रेन में हाल के घटनाक्रम से भारत बहुत परेशान है। हम आग्रह करते हैं कि हिंसा और शत्रुता को तत्काल समाप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जाएं। मानव जीवन की कीमत पर कभी भी कोई समाधान नहीं निकाला जा सकता। टीएस तिरुमूर्ति ने आगे कहा है कि यह खेद की बात है कि कूटनीति का रास्ता छोड़ दिया गया, हमें उस पर लौटना होगा। इसके साथ ही भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा है कि इन सभी कारणों से भारत ने इस प्रस्ताव पर परहेज करने का विकल्प चुना है। सभी सदस्य देशों को रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ने के लिए इन सिद्धांतों का सम्मान करने की आवश्यकता है। मतभेदों और विवादों को निपटाने के लिए संवाद ही एकमात्र हल है। हालांकि ये समय कठिन लग सकता है। वहीं चीन ने भी यूक्रेन पर हुए हमले की निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र में चीन के स्थायी प्रतिनिधि झांग जून ने कहा है कि हम मानते हैं कि सभी राज्यों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों को बरकरार रखा जाना चाहिए। एक देश की सुरक्षा दूसरे देशों की सुरक्षा को कमजोर करने की कीमत पर नहीं की जा सकती है, ऐसा चीन की तरफ से कहा गया है। इसीलिए चीन इस वोट का हिस्सा नहीं है। चीन ने कहा कि यूक्रेन को पूर्व और पश्चिम के बीच एक पुल बनना होगा। आपको बता दें कि अभी भी रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध कब बंद होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। रूस भारत का सबसे पुराना रणनीतिक साझेदार माना जाता है। ऐसे में सभी की नजरें भारत पर टिकी थी कि आखिर भारत रूस के खिलाफ वोट करता है या नहीं, लेकिन भारत ने रूस के खिलाफ वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। रूस के खिलाफ प्रस्ताव के समर्थन में वोट करने वाले देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, अल्बानिया, ब्राजील, गैबान, घाना, आयरलैंड, केन्या और मैक्सिको और नॉर्वे शामिल हैं। यूक्रेन रूस में चल रही जंग से हालात तनावपूर्ण हैं। इस बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए भारत सरकार ने नई एडवाइजरी जारी की है। नई एडवाइजरी के मुताबिक वहां फंसे लोगों को बॉर्डर एरिया में न जाने की सख्त हिदायत दी गई है। आपको बता दें कि एमईए की ओर से ट्वीट करके कहा गया है कि सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वो बॉर्डर पोस्ट पर भारत सरकार के अधिकारियों के साथ पूर्ण समन्वय के बिना न जाएं। गौरतलब है कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वापसी अब शुरू हो गई है। रोमानिया के रास्ते से इन सभी को देश वापस लाया जा रहा है। वैसे भारतीय छात्रों की वतन वापसी की तैयारी 24 फरवरी से ही शुरू कर दी गई थी। अब विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी थी कि पोलैंड और हंगरी के रास्ते से सभी को बाहर निकाला जाएगा। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन में अभी 20,000 के करीब भारतीय फंसे हुए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों का आंकड़ा है जो वहां पर पढ़ने गए थे। इसी बीच कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर मेडिकल के छात्र बंकरों में छिपने को मजबूर हैं। इसी वजह से अब भारत सरकार की तरफ से रेस्क्यू मिशन को तेज किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पुतिन से फोन पर बातचीत के दौरान ये मुद्दा उठाया था। आपको बता दें कि यूक्रेन पर रूस के हमले ने पड़ोसी देशों को भी डरा दिया है। पड़ोस के देश रोमानिया, पोलैंड, लातविया, एस्टोनिया सब अलर्ट पर हैं। इन देशों में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है और सेना किसी भी हमले का सामना करने के लिए तैयार रखी गई है। ये वो देश हैं जो नाटो के मेंबर बन चुके हैं और रूस की आंखों में लगातार खटकते रहे हैं। रूस नाटो देशों के खिलाफ खड़ा होकर सोवियत संघ के पुराने प्रभाव वाले इलाकों में फिर वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। रूस और यूक्रेन में जंग के बीच यूक्रेन के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें भारतीय छात्रों को बंकरों में फंसा देखा जा सकता है। ये छात्र रूसी हमले से अपनी जान बचाने के लिए बंकरों में छिपे हैं और यहीं से अपना वीडियो बनाकर मदद की मांग कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी एक वीडियो ट्वीट किया और मोदी सरकार से यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों का जल्द से जल्द रेस्क्यू करने की अपील की। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, बंकरों में भारतीय छात्रों के दृश्य विचलित करने वाले हैं।
कई छात्र पूर्वी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जहां भारी हमले हो रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि मैं छात्रों के चिंतित परिवारों के सदस्यों के साथ खड़ा हूं। उन्होंने कहा कि मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि तत्काल छात्रों को निकालने की व्यवस्था करें। My name is Meghna. I'm from Bangalore, and this is my friend Raksha from Bangalore too. And we have many people who have come from many places of India. We do need rescue help from Indian government, and we cannot see anyone taking a step from any higher officials or Indian government to help us. There's no special flights which have been accommodated for us, and we have been staying in this bunker. It is really hard for all of us. We please request you to send help as soon as possible. We please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who have been stuck in this country. Please help us out. We need help. The shops have been closed down. We have been stuck here for more than 24 hours without food, water, or even proper ventilation. कथित तौर पर एक बंकर के अंदर छिपे भारतीयों द्वारा मंद रोशनी में यह वीडियो शूट किया गया है। कर्नाटक के बेंगलोर के 2 विद्यार्थी यूक्रेन में भारतीय दूतावास से खुद को बचाने की अपील कर रहे हैं। उनका दावा है कि भारतीय अधिकारियों की ओर से उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही। वीडियो में बेंगलुरु की मेघना के रूप में अपनी पहचान बताने वाली एक छात्रा ने कहा, देश के सभी हिस्सों में भारतीय 24 घंटे से अधिक समय से बिना भोजन, पानी और उचित वेंटिलेशन के बंकर में फंसे हुए हैं। वहीं इस वीडियो के अंत में एक बच्चा दिख रहा है जो खुद को मेघना के भाई के रूप में बता रहा है। उसने अपनी बहन को वापस लाने के लिए मदद की गुहार लगाई है। Hi, my name is Vishwut. My sister's name is Meghna. Also, my sister is stuck in Ukraine. Can you please help her? I need your help. इस बीच भारत ने सुरक्षित मार्गों की पहचान की है, जिसका उपयोग वो यूक्रेन से अपने नागरिकों को निकालने के लिए करने की योजना बना रहा है। बता दें कि यूक्रेन से भारतीयों की वतन वापसी शुरू हो गई है। शनिवार सुबह एयर इंडिया की एक फ्लाइट मुंबई से रोमानिया के बुखारेस्ट शहर के लिए रवाना हो चुकी है। इसमें 470 छात्रों को भारत वापस लाया जाएगा। अखिलेश यादव ने कुंडा में कुंडी लगाने की बात कही तो राजा भैया ने अखिलेश यादव की 7 पीढ़ियों की याद दिला दी। राजा भैया ने कहा कि जो जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में समझाएंगे। इस बार राजा भैया ने सबको एक साथ जवाब दे दिया है। कुंडा में चुनाव से सिर्फ एक दिन पहले लगता है गर्मी बढ़ गई है। राजा भैया ने कहा वो 10 तारीख का इंतजार कर रहे हैं और हम 11 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। जनसत्ता पार्टी से प्रतापगढ़ की कुंडा सीट पर बाहुबली रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया चुनावी मैदान पर हैं। अखिलेश यादव ने कुंडा को लेकर टिप्पणी की थी, अब इसका जवाब दे दिया है राजा भैया ने। राजा भैया ने कहा कि अखिलेश यादव ने कुंडा की जनता के लिए अपशब्दों का उपयोग किया है। कुंडा से कई बार निर्दलीय विधायक रह चुके रघुराज प्रताप सिंह ने कहा है कि कुंडा देश विदेश में प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ की जनता हमें प्यार करती है, दुलार करती है। राजा भैया ने अखिलेश यादव के कुंडा को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर कहा है, अखिलेश यादव ने कुंडा की जनता के लिए अपशब्दों का उपयोग किया है, वो कुंडा की कुंडी बंद कर देंगे। मैं अखिलेश यादव को इतना कहना चाहूंगा कि वह कुंडा की कुंडी को बंद नहीं कर सकते हैं। अखिलेश यादव क्यों नाराज हैं ये तो वो जाने, इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैंने किसी के बारे में अपशब्द नहीं कहा। राजा भैया इस बार भी चुनाव में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा कि 2017 में जनता ने नारा दिया था कि जीत का अंतर 1 लाख से ज्यादा होगा, तो वही करके दिखाया। इस बार जनता का नारा है कि जीत का अंतर 1.5 लाख होगा, तो वही होकर रहेगा। राजा भैया ने कहा, मैं 6 बार से लगातार विधायक हूं और हर बार जनता ने प्यार और स्नेह के कारण जीत का अंतर बढ़ता रहा। राजा भैया का यह बयान कई मायनों में अहम है। राजा भैया ने कहा कि बहुत दिन से बर्दाश्त कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि कुंडा में शांति तरीके से मतदान हो, लेकिन कुछ लोग पिछले कुछ दिन से कुछ भी बोले जा रहे हैं, इसीलिए जो जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में समझाना चाहिए। भारत में कोरोना की रफ्तार धीमी हुई, लेकिन अभी भी आंकड़े बहुत ज्यादा कम नहीं हुए। भारत में 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 11,499 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 255 मरीजों की मौत हुई।
और 23,598 मरीज स्वस्थ हुए हैं। नए आंकड़ों को मिलाकर देश में कोविड-19 संक्रमित हुए मरीजों की संख्या 4,29,05,844 तक पहुंच गई है। वहीं अब तक 5,13,481 मरीज जान गंवा चुके हैं। फिलहाल देश में 1,21,881 मरीजों का इलाज चल रहा है। नए आंकड़ों को मिलाकर देश में कोविड-19 संक्रमित हुए मरीजों की संख्या 4,29,05,844 तक पहुंच चुकी है। इसके साथ ही अब तक 5,13,481 मरीज जान गंवा चुके हैं। फिलहाल देश में 1,21,881 मरीजों का इलाज चल रहा है। दिल्ली में शुक्रवार को कोविड-19 के 460 नए मामले सामने आए हैं, जबकि संक्रमण से 2 और मरीजों की मौत हुई। ये जानकारी दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों से मिली है। विभाग के अनुसार दिल्ली में संक्रमण दर घटकर 0.81% हो गई है। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शुक्रवार को कोविड-19 के 973 नए मामले सामने आए हैं और 12 मरीजों की मौत हुई है। संक्रमण के नए मरीजों में ओमिक्रॉन के 62 मामले भी सामने आए हैं। दिल्ली में कोविड-19 से जान गंवाने वाले लोगों से इस साल 22 फरवरी तक लिए गए नमूनों में 80% में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई। सरकारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। मृतकों के एकत्र किए गए 239 नमूनों के जीनोम अनुक्रमण से पता चलता है कि उनमें से 191 में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप मिले थे। नमूनों में डेल्टा सहित कोरोना वायरस के अन्य स्वरूप भी पाए गए हैं। डेल्टा स्वरूप पिछले साल अप्रैल और मई में महामारी की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार रहा था। नए आंकड़ों को मिलाकर देश में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या बढ़कर हो गई है 4,29,05,844। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।